हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो विपक्ष के सामने खड़ा होकर के लड़ सके। कहीं एक जगह मोदी जी बता दें, मोदी जी जैसे ये कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अल्पसंख्यक मेरे साथ है, आप ये भी बता दीजिए कि भाई मैंने अल्पसंख्यकों को ये दिया। आप अपने ही मंत्रालय में अल्पसंख्यक के मंत्रियों को आपने निकाल करके बाहर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट से भी आपने कहा मैं बंद लिफाफा नाम का दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सब कुछ नहीं चलेगा, खुला खेल फर्रुखाबादी है। ऐसा खुद कह रहे हैं मोदी जी, योगी जी खुद कह रहे हैं? नहीं, अब मोदी जी योगी जी जो कह देंगे वो सब सच है क्या? जनता तय करेगी ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं सोनू भारती। हमारे साथ में अभी राष्ट्रीय लोकदल के अल्पसंख्यक सभा के प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं आरिफ महमूद जी, बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल की क्षेत्रीय दल की मान्यता रद्द करी गई, उसके बाद में कई सवाल खड़े हुए। इन सब बातों पर, मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ में हैं आरिफ जी। स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद जी। क्या कुछ जिस तरीके से मामला हुआ, अभी निकाय चुनाव भी डेट भी आ गई है, उसके बाद में पार्टी की मान्यता रद्द करना, इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? देखिए, पार्टी की मान्यता हम मानक के अनुरूप नहीं है राष्ट्रीय लोकदल, और चुनाव आयोग ने हमारी मान्यता को रद्द किया है जी। मगर आगामी निकाय चुनाव हम राष्ट्रीय लोकदल के हैंडपंप पे लड़ेंगे। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी है और हमारे चुनाव चिन्ह हैंडपंप की उन्होंने मांग भी की है कि हमको प्राथमिकता पे दिया जाए, और हमारा चुनाव चिन्ह नल ही रहेगा। और मैं चुनाव आयोग का स्वागत करता हूं। भाई हम मानक के अनुरूप नहीं थे, उन्होंने हमारी रद्द कर दिया। मगर एक कहीं ना कहीं ये सवाल उठ जाता है कि पिछली बार चुनाव को 1 साल हो गए और 1 साल में सरकार ने, वो चुनाव आयोग ने क्या इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया कि राष्ट्रीय लोकदल जो है मानक के अनुरूप नहीं है। और आज ही जब चुनाव आचार संहिता लागू हो गई, अधिसूचना जारी हो गई, तभी आपको याद आया कि राष्ट्रीय लोकदल का जो है मान्यता नहीं है, इसको रद्द कर दिया जाए। तो ये चुनाव आयोग के कहीं ना कहीं ये सरकार की बौखलाहट दर्शाती है कि सरकार जान रही है कि इस वक्त राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव में खड़ा हुआ है, निकाय चुनाव में। और मेरा तो ये कहना है कि आज की डेट पर निकाय चुनाव के लिए सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो विपक्ष के सामने खड़ा होकर के लड़ सके। इसलिए कि पूरे 6 साल में सरकार ने निकाय के लिए कोई तैयारी नहीं की है। पीने का पानी तक तो सरकार नहीं दे पाई इस प्रदेश की जनता को। जो जल संस्थान से जो पाइप लाइनें आती थीं, आज से 30-35 साल पहले तो वही पानी हमारे प्रदेश की जनता पिया करती थी, जो सरकार देती थी पानी। मगर आज आप 25-30 साल के बाद जो है, आज आप देख लीजिए कि ये सरकार 6 साल से हमको पानी नहीं दे पा रही यहाँ की जनता को। अगर वो पाइपलाइन से पानी आ भी रहा है तो कहीं ना कहीं वो नालियों से कनेक्ट होकर के आ रहा है, वो गंदा पानी आ रहा है। अगर पूरे प्रदेश की सरकार, अगर सरकार द्वारा दिए गए पाइपलाइनों की पानी का अगर इस्तेमाल कर ले तो पूरे प्रदेश के अंदर महामारी फैल जाएगी। आप दूसरी जगह तो छोड़ दीजिए, लखनऊ राजधानी है, आप लखनऊ में ही आप जा कर के देख लीजिए। और मैं तो आपसे भी ये कहूँगा, आप क्या सरकार द्वारा नल का दिया हुआ पानी आप इस्तेमाल करते हैं या आरओ का आप करते हैं? नहीं, लेकिन मोदी जी तो ये कहते हैं ना कि हमने हर घर नल, हर घर जल पहुंचा दिया, स्वच्छ जल मिल रहा है। भाई मोदी जी को तो जो उनके अधिकारी बताएंगे, जो उनके मुख्यमंत्री जी बताएंगे, जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तो यही बोलेंगे ना। अब भाई या तो उनको देखिए ये कहने से पहले अपनी ही सरकार के मंत्रियों को भेज करके मॉनिटरिंग कराना चाहिए। ये देखना चाहिए कि भाई हम इतना पैसा जल संस्थान पे दे रहे हैं, जनता को पीने का पानी नल से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो क्यों नहीं जा रहा है, इसके जिम्मेदार कौन कौन अधिकारी हैं, आप उनकी जाँच कराइए। और मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर आप पानी नहीं दे पा रहे हैं तो आप उस जल संस्थान पर आप बजट ही बंद कर दीजिए। आप क्यों विभाग आप चला रहे हैं, आखिर उसका काम क्या है? जिस तरीके से अभी मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी हमारे साथ में आ रही है, इस पर आप क्या कहें? देखिए, देश के अंदर अल्पसंख्यक
के बारे में प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं, बीजेपी जो एक अपना कुचक्र रच रही है कि अल्पसंख्यक समुदाय हमारे साथ आ रहा है, अल्पसंख्यक को आपने दिया क्या है? सिवाय नफ़रत के अलावा क्या दिया है आपने जो अल्पसंख्यक आपके साथ खड़ा होगा? कहीं तो आपको प्रेम भाव अपनी सरकार में दिखाना चाहिए था। कहीं एक जगह मोदी जी बताते, मोदी जी जैसे ये कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अल्पसंख्यक मेरे साथ है, आप ये भी बता दीजिए कि भाई मैंने अल्पसंख्यकों को ये दिया। आप अपने ही मंत्रालय में अल्पसंख्यक के मंत्रियों को आपने निकाल करके बाहर कर दिया। आज देश की कैबिनेट में आप बताइए, भारत सरकार में कोई अल्पसंख्यक का मंत्री है? तो जब आप इतने स्तर पर गिर करके आप नफ़रत कर रहे हैं तो फिर अल्पसंख्यक आपसे कैसे जुड़ेगा? आप अल्पसंख्यकों के लिए जो आप बजट देते थे उसमें भी कई हज़ार करोड़ का बजट आपने कम कर दिया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कम कर दिया। आज भी मदरसों में जो लोग टीचर हैं, पढ़ाए जाते हैं, 6-6 महीने 7-7 महीने से उनको तनख्वाहें नहीं दी गई हैं। तो आप बताइए, आप एक स्वच्छ वातावरण में आप चलाइए। अल्पसंख्यक भी आपके ही रियाया है, आपके ही प्रदेश में रह रही है जी। लेकिन यहाँ वर्तमान यूपी सरकार में तो कैबिनेट में एक मंत्री बनाया है ना, दानिश आज़ाद अंसारी को। जी, इतनी बड़ी कैबिनेट मंत्रालय में एक ही मंत्री आपके पास हैं? सिर्फ इतना कहने के लिए कि साहब एक हमने दानिश अंसारी जी को कैबिनेट मंत्री बना दिया, इससे अल्पसंख्यक एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान मिलेगा क्या बीजेपी को? देखिए, बीजेपी को लोकसभा में नुकसान ही नुकसान है जी। ये 2024 का चुनाव बुरी तरीके से हारेंगे जी। विपक्ष तो इनको सिर्फ आईना दिखाएगा और ये अपने कर्मों से हारेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी, आज इस देश के अंदर इतना बड़ा करप्शन है, अडानी जी उनके बारे में आप बोल नहीं रहे हैं, उनके जैसे आप जानते ही नहीं अडानी जी कौन है कौन नहीं है। पहले तो आप इतना बड़ा वेयर हाउस आप उनको बनवाए दे रहे थे, आप आज उनको आप भूल गए। विदेशों में उनको साथ अपने लेकर के आप जा रहे थे। देश के अंदर कोई ऐसा उद्योगपति नहीं था जो प्रधानमंत्री के साथ दूसरा जा सके। जितने भी दौरे हुए सब में अडानी जी, सब में अडानी जी। तो आप उस समय तो आप इनको याद करते थे। आज 20,000 करोड़ बाहर से जो अडानी जी लेकर के आए हैं उसके बारे में आप नहीं बोल रहे हैं। आप जेपीसी पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक कमेटी के लिए हंगामा हुआ इस देश की पार्लियामेंट में, उस पर भी आप कुछ नहीं बोले। सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट से भी आपने कहा मैं बंद लिफाफा नाम का दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सब कुछ नहीं चलेगा, खुला खेल फर्रुखाबादी है। आप अगर नाम दीजिए तो खुल करके दीजिए और आप अपने नाम अपने पास रखिए, लिफाफा वापस ले जाइए, मैं समिति बनाता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि देश गर्त में जा रहा है, देश हित में सुप्रीम कोर्ट उठा और उसने एक समिति बनाई भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का काम जो है आपको सही लगता है? जी हाँ, न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट का काम, सर्वोच्च न्यायालय का काम ठीक है जी। हाँ। अभी लेकिन जिस तरह अभी बीजेपी तो ये कह रही है ना कि जहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहाँ पर भी अडानी जी को काम मिलता है। नहीं, अडानी जी के काम से ये थोड़ी है भाई। भारतीय जनता पार्टी की 14 से सरकार है केंद्र में, उसके पहले भी अडानी जी काम करते थे, ऐसा नहीं था। मगर आप ये देखिए कि भ्रष्टाचार 2014 से कितना बढ़ा दिया अडानी जी को लेकर के। आज सवाल तो यहीं पर उठ रहा है ना। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, हमारे पास सिर्फ अडानी के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा यही है पूरे देश के अंदर। राहुल जी चिल्ला रहे हैं, जयंत चौधरी जी हमारे चिल्ला रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल चिल्ला रही है। आप दीजिए, जवाब दीजिए, सारे विपक्ष के लोग आपसे पूछ रहे हैं। तो अब तो राहुल गांधी की तो सदस्यता ही चली गई संसद की। अब देख लीजिए, अभी तो जिस न्यायालय ने भाई फैसला दिया उसी न्यायालय को राहुल जी ने चुनौती दी है। अब देखिए उसमें क्या होता है, वो तो न्यायालय का मामला है, जो भी उसमें निकल करके आएगा वो सबको मानना है। न्यायालय के लिए कोई चुनौती तो कि कोई कभी विपक्ष देता नहीं है और ना ही होना चाहिए, हम भी उसके पक्षधर हैं। अभी 14 अप्रैल आ रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पूरी दुनिया में मनाई जाती है, भारत में भी मनाई जाती है। अम्बेडकर जी को आप कैसे देखते हैं, किस तरीके से उनको याद करते हैं? देखिए, अम्बेडकर जी इस देश के बहुत महान व्यक्ति थे, जिन्होंने इस लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए जो उन्होंने संविधान लिखा है, हम लोग सब नमन करते हैं उनको। मगर ये भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के संविधान के ख़िलाफ़ जा रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लोगों के जीने का अधिकार छीन रही है, लोगों को हवा में सांस लेने का भी वो अधिकार छीन रही है। और ये कहते हैं कि हम बाबा साहब के बहुत बड़े अनुयायी हैं। अभी हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी और हमारे ये अखिलेश जी और भीम आर्मी के चंद्रशेखर जी
ये लोग अभी 14 तारीख को मध्य प्रदेश में वहाँ पे जा रहे हैं। ये असली अनुयायी हैं। आप कभी गए हो वहाँ पर तो बताइए। आप न जाइए, आप बाबा साहब के चित्र को तो लेकर के, मूर्ति को लेकर के तो आप 14 तारीख को अम्बेडकर दिवस आप माने भी तो, आप मानते भी हैं किसी को? सारे संविधान तो आपके अलग चल रहे हैं। नहीं, मोदी जी तो कहते हैं, वो तो कहते मैं बहुत बड़ा अम्बेडकर का अनुयायी हूँ, मैं तो उनको मानता हूँ। मोदी जी तो सबके अनुयायी हैं। हाँ, मोदी जी तो, वो किसी ने कहा नहीं था कि मोदी जी बरेली चले जाएंगे तो वहाँ यही कहेंगे कि बरेली के लोगों हमारा बड़ा आपसे लगाव था, इसलिए कि बरेली यही बाज़ार में हमारा झुमका गिरा था। तो मोदी जी तो बहुत ही बढ़िया आदमी हैं भाई। वो तो जहाँ जाएंगे वो अपना ही बता देंगे, और पता नहीं कभी गए नहीं गए। तो लोकसभा का चुनाव क्या लगता है, कितनी सीटें आएंगी बीजेपी की अब की बार? बीजेपी अब की 200 के अंदर सिमटेगी साहब, निश्चित बता रहा हूँ। विपक्ष, बता तो रहा हूँ आपसे, मोदी जी का चाहे जितना बड़ा चेहरा हो, विपक्ष के सामने मोदी जी भी फेल है, इसलिए कि वो झूठा चेहरा है। 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देने के लिए आपने कहा था, कहाँ चला गया आपका 2 करोड़ नौजवान, 2 करोड़ रोज़गार? आप विपक्ष का सामना कर पाएंगे 2 करोड़ पर? आपने कहा था 15 लाख रुपया जेब में जाएगा, आप उसके लिए विपक्ष का सामना कर पाएंगे? आपने 450 रुपया सिलेंडर जब हिंदुस्तान के अंदर था, तब आपकी ही मंत्री निकल करके बैठ करके उसका विरोध कर रही थी। आज 1150 रुपये में आप देश के अंदर बेच रहे हैं। आप क्या सामना कर पाएंगे विपक्ष का? नहीं, 5 किलो राशन तो मिल रहा है ना लोगों को, मोदी जी कह रहे हैं हम तो मुफ्त राशन मिल। 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल दिया जा रहा है। पिछली सरकारें मिट्टी का तेल भी दिया करती थी गरीबों को, दिया जलाने के लिए, लालटेन जलाने के लिए, चीनी दिया करती थी उनको। क्या आपकी जनता को उसको ज़रूरत नहीं है चीनी की? उनके बच्चे नहीं हैं कि कुछ मीठा पकवान पका करके खा सकें? नहीं, वो तो बता रहे सिलेंडर है, सिलेंडर में पकाइए। सिलेंडर कहाँ दे दिया इन्होंने? उज्ज्वल योजना चलाई थी इन्होंने, उसके बाद इन्होंने मॉनिटरिंग कराई। जिनको दिया उन बेचारों ने आज तक 1150 रुपये में कौन जा कर के ख़रीद लेगा? खाने के तो लाले पड़े हैं, बच्चों की फ़ीस के तो पैसे नहीं हैं, नौजवानों से रोज़गार आपने छीन लिया। आज पढ़ा लिखा नौजवान लखनऊ में आपसे रोज़गार मांगने आता है तो आप उनको लाठियों से उनका स्वागत करते हैं। आप, ये आपका दुख दर्द है नौजवानों के लिए? आप बताइए। नहीं, यहाँ प्रदेश में योगी जी कहते हैं कि 0 टॉलरेंस वाली नीति है। यहाँ पर अतीक अहमद का, मुख्तार अंसारी सबकी कमर तोड़ दी गई है। देखिए, अपराधियों से निपटना सरकार का काम है। आपको अपराध ख़त्म करना चाहिए, आप ख़त्म कर रहे हैं। उसमें कहीं कोई किसी की नुक्ताचीनी हो तो आप बताइए। सब आदमी सुकून से जीना चाहता है, हम भी चाहते हैं सुकून से जीना। आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, इसको कौन आपको मना कर रहा है? सरकारों को करना चाहिए। तो यूपी में तो अभी योगी जी की सरकार, यहाँ तो सीटें ज़्यादा निकलेंगी ना लोग बीजेपी की? क्यों निकलेगी? ऐसा खुद कह रहे हैं मोदी जी, योगी जी खुद कह रहे हैं। नहीं, अब मोदी जी योगी जी जो कह देंगे वो सब सच है क्या? जनता तय करेगी ना भाई। वोट तो जनता के हक में है। जनता के महंगाई की मार आपने इतनी लाद दिया, उनकी थाली से अरहर की दाल आपने छीन लिया। वो गरीब जो है सरसों के तेल, नमक और प्याज से अपना पेट भर लिया करता था, सरसों का तेल आपने छीन लिया 150 रुपया, 250 रुपया आपने किलो करके। बताइए कहाँ आपने नौजवान इनको ले जा कर के छोड़ा? इसने जीएसटी आपने आटा तक पर लगा दिया, जो लोगों का मूल खाना होता है कि 2 रोटी पका करके अपने पेट में डाल करके रात में सुकून से सो लेगा, वो भी आपने छीन लिया। जीएसटी के दायरे में आप ले आए, दही आप ले आए दायरे में, क्या क्या नहीं ले आया? आटा, दाल, चावल सब कुछ तो आपने ला करके रख दिया। अभी ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान दिया था, कहा था कि बहन जी को जो है प्रधानमंत्री के लिए विपक्ष को बड़ा दिल करके उनको बनाना चाहिए। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ओम प्रकाश राजभर की माया वो जाने, वो तो रूल जुलूल जो उनके मन में आता है बोलते रहते हैं। वो उनकी बातों का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। वो जिसको चाहे प्रधानमंत्री बनावें, जिसको चाहे वो या स्वयं प्रधानमंत्री बन जाए, मुझको उससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा लगा बात करके। कैसी लगी ये रिपोर्ट आगे आप लोग बताइए। देखते रहे नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।